दोस्तों, सवारी की तलाश में सरफराज अपने रिक्शे को बहुत दूर वीराने तक ले गया। गर्मी, प्यास और सब ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसकी अम्मा ने रात को बताया था कि घर में राशन खत्म हो रहा है। सिर्फ यही परेशानी नहीं थी, बल्कि 2 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया था। यही सब सोचकर वह ज्यादा दूर निकल आया था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी। जब वह वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसने 3 नकाबपोश लड़कियों को देखा, जो काले बुर्के में दूर से आती दिखीं। इस वीराने में कोई घर भी नहीं था, इसलिए उनकी मौजूदगी अजीब सी लगी। लेकिन उसने सोचा कि शायद वे रास्ता भटक गई हों या सवारी की तलाश में हों। लड़कियों ने आकर कहा, भाई, आप क्या हमें पुरानी हवेली तक छोड़ सकते हैं? सरफराज ने फौरन हामी भर दी। वह खुश था कि वीराने में एक सवारी मिल गई। हवेली जो है यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। पेट्रोल बस इतना था कि वह वहां तक जा सकता था, लेकिन वापसी बिल्कुल भी नहीं आ सकता था। उसने सोचा कि किराया मिलने पर पेट्रोल डलवा लेगा। रास्ते में लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। वे एक जैसी और कम उम्र की लग रही थी। फिर उनमें से एक लड़की बोली, भाई, हमारे पास किराया नहीं है, हम आपसे कहना भूल गए थे। तभी यह बात सुनकर के जो सरफराज होता है वह मायूस हो जाता है, क्योंकि उसने जाहिर नहीं किया था। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप तीनों वीराने में थीं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। पुरानी हवेली पहुंचने पर लड़कियां बिना कुछ कहे रिक्शे से उतर गईं और हवेली में दाखिल हो जाती हैं। हवेली के आसपास भी कोई आबादी नहीं थी। सरफराज रिक्शा घुमा ही रहा था कि उसकी नजर पिछली सीट पर रखी एक काली थैली पर पड़ी। यह थैली लड़कियों में से एक के पास थी। सरफराज ने रिक्शा रोका और थैली उठाकर पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में जाने का उसका मन नहीं था, लेकिन अमानत लौटाना जरूरी था। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वह खुद ब खुद खुलता ही चला गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। पुरानी हवेली में कोई रोशनी नहीं थी, न ही किसी के होने का एहसास। वह घबरा जाता है और घबरा कर बाहर वापस आ जाता है और जल्दी से घर पहुंचता है। और उसकी अम्मा ने दरवाजा खोला। सरफराज का परेशान चेहरा देख उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जब उनकी नजर काली थैली पर पड़ी तो उन्होंने खोलकर देखना चाहा। सरफराज रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले अम्मा ने थैली को खोल दिया था। जो कुछ थैली में था उसने सरफराज के सामने होश उड़ा दिए। सरफराज एक गरीब परिवार का लड़का था। उसका जो बचपन था बड़ी ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके अब्बा रिक्शा चलाते थे और घर का किराया देना सबसे बड़ी परेशानी थी। सरफराज बचपन से ही जिम्मेदार लड़का था। जब अब्बा बीमार रहने लगे तो उसने चुपके चुपके रिक्शा चलाना सीख लिया था। एक रात सरफराज को अम्मा और अब्बा की सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो जाना कि अब्बा को जिगर की बीमारी हो गई थी। इसका इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा था, जो उनके बस की बात नहीं थी। सरफराज के अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि अब वह सरफराज को रिक्शा चलाना सिखा देंगे, ताकि उनके जाने के बाद परिवार को कोई परेशानी न हो। अब्बा की यह बात को सुन करके जो सरफराज होता है वह बिस्तर में लेटा हुआ पूरी रात रोता रहा। फिर उसने खुद ही अब्बा से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वह रिक्शा सीखना चाहता है। अब्बा उसकी बात को सुन करके बहुत ही दुख से मुस्कुराए थे। धीरे धीरे सिर्फ 2 महीने में सरफराज ने भरपूर रिक्शा चलाना सीख लिया। रिक्शा सीखने के बाद 4 महीने बाद ही एक दिन अब्बा चुपचाप इस दुनिया से चल बसते हैं। सरफराज की जो उम्र थी उस वक्त 15 से 16 साल की थी, और कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब उसका तकिया आंसुओं से गीला न हुआ हो। लेकिन उसने बिना किसी को एहसास कराए अपने नन्हे कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अब वह अपनी अम्मा या बहनों को यह महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वे अकेली पड़ गई हैं। अब्बा के गुजरने के बाद अम्मा बहनों से कहने लगी कि वे स्कूल छोड़ दें, लेकिन जो सरफराज होता है उसने उनको साफ मना कर दिया और खुद प्राइवेट तरीके से मैट्रिक करने का फैसला कर लिया और दिन भर रिक्शा चलाने लगा। 2 साल के भीतर ही वह एक माहिर रिक्शा चालक बन चुका था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उसी दिन जब उसे 3 नकाबपोश लड़कियों की सवारी मिली थी, उनकी एक काली थैली भी उसके पास रह गई थी।
अम्मा ने सरफराज के मना करने के बावजूद वह थैली खोल दी और अंदर निकले कीमती जेवरात देखकर वे दोनों हैरान रह गए। फिर उसकी अम्मा ने वह थैली वापस बंद कर दी और कहने लगी, बेटा ये किसी की अमानत है और हम इसमें से कोई खयानत नहीं करेंगे। यही अम्मा की तरबियत थी। सरफराज ने हामी भरी और सोचा कि यकीनन वे लड़कियां इसे लेने वापस आएंगी। अम्मा ने थैली हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और सरफराज को ताकीद की कि किसी से इस बारे में जिक्र ना करें। अगली सुबह सरफराज रोज की तरह उठकर रिक्शा लेकर निकल पड़ा, लेकिन दोपहर तक भी उसे कोई सवारी नहीं मिली। फिर अचानक उसके मन में ख्याल आया कि दिन के वक्त उस पुरानी हवेली में जाकर देखे कि क्या वे लड़कियां वहां पर रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं। पिछली रात तो उसे वहां कोई नहीं दिखा था, लेकिन वह उलझन में था कि क्या उसे वहां जाना चाहिए। आखिरकार उसने फैसला किया और रिक्शा स्टार्ट करके पुरानी हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली काफी दूर थी, लेकिन वह जानता था कि उस थैली में कीमती जेवरात थे, इसलिए यह उसका फर्ज था कि वह उन्हें लौटाने की कोशिश करे। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद वह पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। आसपास के घर भी वीरान थे। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई आता जाता नहीं था। पुरानी हवेली के लॉन की हालत से भी साफ पता चलता था कि वहां कोई रहता नहीं है। जो लॉन था वह दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही सरफराज ने कदम बढ़ाया, अचानक उसके कानों में किसी औरत की हंसी की आवाजें आईं। आवाजें हवेली के अंदर से आ रही थी। शायद वे लड़कियां किसी कमरे में थी। अब उसे एहसास हुआ कि बिना इजाजत अंदर आना सही नहीं है, लेकिन फिर भी कीमती जेवरात का ख्याल करके वह अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखकर वह हैरत में पड़ गया। सारे कमरे बंद पड़े थे, फिर भी हंसी की आवाजें कहाँ से आ रही थी। उसने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, जहां और कमरे थे, लेकिन उनके दरवाजे भी बंद थे। तभी अचानक एक बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। डर से कांपते हुए वह उल्टे पैरों वहां से भागा। जैसे ही वह पुरानी हवेली से बाहर आया, उसे एक आदमी नजर आया जो वहां से गुजर रहा था। उस आदमी ने सरफराज का पीला पड़ा चेहरा देखकर पूछा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? ये तो सालों से बंद पड़ी है। लगता है तुम नए हो इस इलाके में, तभी तुम्हें इसका नहीं पता। सरफराज ने खुद को संभाला और कहा, कल रात मैंने यहाँ 3 सवारियों को छोड़ा था। उनका एक सामान मेरे रिक्शे में रह गया था। बस वही लौटाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। क्या यह हवेली सच में वीरान है? उस आदमी ने सरफराज को घूरते हुए कहा, इस हवेली में तो पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में रहने वाला खानदान जिन्नात से परेशान होकर इसे छोड़कर चला गया था? वो लोग आज तक वापस नहीं आए। इस पुरानी हवेली के बारे में कई तरह की बातें मशहूर हैं। सरफराज खौफ और उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वे तीनों नकाबपोश लड़कियां घूमने लगी जो आधी रात को उसके रिक्शे में बैठी थी। अब उसे इस भयानक सच का पता लगाना था, लेकिन अगर वह किसी को बताता कि उसके पास उनका एक कीमती खजाना पड़ा है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसने ठान लिया कि वह खुद ही इस राज से पर्दा हटाएगा। डर और सवालों से घिरा वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। सरफराज की कहानी कुछ अजीब मोड़ ले चुकी थी। अब जब उसने अपनी अम्मा से कहा कि वह उस खजाने को देखना चाहता है, तो अम्मा ने वह थैली उसके सामने लाकर रख देती है और वह चमकते हुए हीरे जवाहरात वैसे ही मौजूद थे जैसे कि पिछली रात उसने देखे थे। अम्मा ने सवाल किया, बेटा, क्या वो लड़कियां नहीं मिली जो ये खजाना छोड़कर गई थी? सरफराज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मा, जहां वह लड़कियां उतरी थीं, वह पुरानी हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी है। मैं आज भी वहां जाकर देख आया हूँ। अम्मा ने थोड़ा रुक कर कहा, तो ऐसा करते हैं, इसमें से थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। घर का किराया भी भरना है और राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन सरफराज ने साफ इनकार कर दिया, नहीं अम्मा, ये हमारे पास किसी की अमानत है। हम उनकी इजाजत के बिना इसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अम्मा ने उसकी बात पर सिर हिला दिया
और खजाने को दोबारा अलमारी में रख दिया। लेकिन अब सरफराज को लगने लगा कि जब यह खजाना उनके घर में रहेगा, वह इसी के बारे में सोचता रहेगा। उसे डर था कि कहीं उसकी नीयत बदल न जाए, इसीलिए उसने तय किया कि वह उन लड़कियों को ढूंढेगा और उनकी अमानत उन्हें लौटा देगा। अगले दिन सुबह जब वह रिक्शा लेकर निकला तो इत्तेफाक से उसे उसी इलाके की सवारी मिल गई। वह एक बुजुर्ग आदमी था जो उसी दिशा में जा रहा था। बातचीत के दौरान सरफराज ने बुजुर्ग से पुरानी हवेली के बारे में पूछ लिया। बुजुर्ग ने बड़ी हैरानी से जवाब दिया, बेटा वह तो 20 साल से खाली पड़ी है, एक पुरानी हवेली है, तुम क्यों पूछ रहे हो? सरफराज ने यह बात टालते हुए कहा, बस यूं ही पूछ रहा हूँ, मुझे इसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ के मालिकों ने उसे क्यों खाली कर दिया? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा कि आज से 20 साल पहले वहाँ एक खानदान बसता था। वह लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन उनका एक नौजवान अफरोज गलत संगत में पड़ गया था। वह जादू टोने वालों के चक्कर में फंस गया था और खुद भी यही सब सीखने लगा था। एक दिन उसने देखा कि एक पीर जिन्नात को अपने काबू में करने के लिए एक खतरनाक अमल कर रहा है। अफरोज ने सोचा कि अगर यह पीर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठकर वहीं पर अमल दोहराना शुरू कर दिया। लगातार 7 रातों तक वह चुपचाप इस काम में लगा रहा। जैसे ही अमल पूरा हुआ, पुरानी हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। तेज आंधी, धूल, गर्द गुबार और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। हवेली की चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। अफरोज को यह समझ नहीं आया कि वह क्या कर बैठा है, लेकिन अब उसे पता चला कि उसने एक जिन्नात के सरदार को अपना मुवक्किल बना लिया है, तो उसे लगा कि वह ताकतवर हो गया है। मगर वह यह नहीं जानता था कि जिन्नात कभी किसी इंसान को चैन से नहीं रहने देते। बुजुर्ग थोड़ा रुके और फिर बोले, धीरे धीरे जिन्नातों का पूरा कबीला उस हवेली में बसने लगा। अब हवेली में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई। दिन में तो सब ठीक ठाक रहता था, लेकिन रात होते ही चीजें उड़ने लगती थीं, खौफनाक आवाजें गूंजने लगती थी। हवेली के अंदर जब नौजवान लड़की को दौरे पड़ने लगे, उसे हर जगह जिन्नात नजर आते और वह खौफ से चीखने लगती। इस पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह सब अफरोज की गलती का नतीजा है। मौलवी साहब ने कहा कि इन जिन्नातों से निपटना आसान नहीं है, सबसे अच्छा यही होगा कि हवेली के लोग यहाँ से चले जाएं। मगर अफरोज ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ ही दिनों के बाद जिन्नातों ने बदला लेना शुरू कर दिया। पुरानी हवेली के लोगों पर मुसीबतें बढ़ती गई। आखिरकार एक रात पूरा खानदान हवेली छोड़कर चला गया। तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जिन्नात आज भी वहाँ पर रहते हैं। रात के वक्त हवेली से अजीब हंसी की आवाजें आती है। कई लोगों ने वहाँ पर छत पर परछाइयों को चलते हुए देखा है, इसीलिए रात को इस हवेली के पास कोई नहीं जाता। फिर एक मौलवी आया और उसने पूरे हवेली वालों को बताया कि उनके खानदान के किसी फर्द से यह गलती हुई है कि उसने जिन्नात को सताया है और अब इसका सिर्फ एक ही हल है, वे ये हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि इस जिन्नात के पूरे कबीले ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। अब वे किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाएंगे। कहते हैं कि उस लड़के की वजह से उनका पूरा ठिकाना बर्बाद हो गया था, उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया था और इसी वजह से वो लोग गुस्से से भरे हुए थे। अब अफरोज बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा था, बार बार मौलवी साहब से गुहार लगाने लगा कि कोई हल निकाले। अब मौलवी साहब ने साफ कह दिया कि इस पूरे कबीले से लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने पुरानी हवेली वालों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप यह जगह खाली कर दें। मौलवी साहब बिना कोई उपाय किए हुए वहां से चले जाते हैं। अब पुरानी हवेली में शोक का माहौल था। फिर रातों रात पूरा खानदान हवेली छोड़कर चला गया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि हवेली में क्या वाकया पेश आया था। इस खबर के बाद कोई भी मोहल्ले वाला उस पुरानी हवेली की तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं करता था। एक बुजुर्ग ने यह सब एक नौजवान लड़के को बताया, लेकिन फिर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। बुजुर्ग की बातों ने उस लड़के को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने बुजुर्ग की सच्चाई को बताने का फैसला किया। उसने उन नकाबपोश लड़कियों के बारे में बता दिया कि किस तरह रात के आधे पहर
वे उसके रिक्शे में कीमती खजाना छोड़कर खुद हवेली में चली गई थी। बुजुर्ग उसकी बात को सुनकर के हैरान रह गए। फिर बोले, तुम्हारी बात सुनकर तो यही लग रहा है कि वे जरूर जिन्नात के खानदान की लड़कियां होंगी। हो सकता है कि वह सरदार की शहजादियां हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात के आधे पहर इस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने छत पर चलते फिरते जिन्नात को भी देखा है। इसी वजह से हमारे इलाके के लोग रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। फिर उस लड़के ने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन वे मेरे रिक्शे में कीमती खजाना छोड़कर ही क्यों गई? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह बात तो मैं भी नहीं जानता बेटा, लेकिन हो सकता है कि वे अपना खजाना लेने के लिए वापस तुम्हारे पास जरूर आए। अब दोस्तों, उनकी मंजिल करीब आ गई थी। पुरानी हवेली थोड़ी ही दूर पर थी, लेकिन बुजुर्ग का कहना था कि जिन्नात रात के वक्त दिखाई नहीं देते, पर रात को पूरी हवेली में घूमते फिरते रहते हैं। अब लड़के का ध्यान सिर्फ उन नकाबपोश लड़कियों और खजाने पर था। उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, मामूली सा राशन खरीदा और घर चला गया। लेकिन अब उसका ध्यान रिक्शा चलाने पर भी नहीं था। उसकी अम्मा अलग परेशान थी कि कहीं कोई चोर डाकू उस खजाने की वजह से घर में न घुस आए। आखिरकार लड़के ने अपने दिल को मजबूत किया और रात के पुरानी हवेली जाने का फिर से फैसला किया, बगैर अम्मा को बताए। जैसे ही रात हुई और वह पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़ा, अपने रिक्शे को उसने थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया और पैदल पुरानी हवेली की ओर बढ़ने लगा। सारी गलियां सुनसान थी, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा भी पर मारता नहीं दिख रहा था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई छुप कर सब कुछ देख रहा हो। इंसान तो दूर की बात थी, यहाँ कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। सरफराज के दिल में तो खौफ था, मगर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर पुरानी हवेली के अंदर दाखिल हो गया। पुरानी हवेली जो दिन में उजड़ी और सुनसान दिखती थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। सरफराज खुद को एक दरख्त के पीछे छुपा चुका था। तभी अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे से 3 खूबसूरत लड़कियां निकली। उनके लंबे सुनहरे बाल थे और उन्होंने रेशमी चोगे पहने हुए थे। वे हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थी। जैसे ही सरफराज ने उनकी आंखों में देखा, वह पहचान गया कि वह वही जिनजादियां थीं जो उस रात नकाबपोश बनकर उसके रिक्शे में बैठी थी। सरफराज समझ गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। वे उसी दरख्त के पास आकर खड़ी हो गईं, जिसके पीछे वह छुपा था। मुझे यहाँ आदम की बू आ रही है, एक जिनजादी ने फुसफुसा कर कहा। हाँ, लेकिन भला कोई इंसान यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? दूसरी जिनजादी बोली, सब जानते हैं कि इस हवेली पर हमारे पूरे कबीले का राज है। सरफराज की सांसें थमने लगी। तभी तीसरी जिनजादी बोलती है, चलो अब्बा हुजूर से कहते हैं कि जिनजादों को भेजकर यहाँ की देखभाल करवाएं। जैसे ही वे तीनों अंदर जाने लगती हैं, अचानक सरफराज के पांव पर किसी कीड़े ने काट लिया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो तीनों एकदम पलटी और उसे घूरने लगी। रिक्शे वाले, तुम इस हवेली के अंदर कैसे आए? एक जिनजादी ने पूछा कांपती आवाज में। सरफराज ने बोला, मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया। मैं जानता हूँ कि यह जिन्नात की हवेली है, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, इसलिए उसे मैं लौटाने आया हूँ। जिनजादियों की आंखें चमक उठी। महापारा जिनजादी आगे बढ़कर बोली, ओह, वो जेवरात, हाँ, हम गलती से आपके रिक्शे में छोड़ आए थे। कहाँ है वे? सरफराज ने सफाई दी, मैंने सोचा पहले ये देख लूं कि आप लोग यहीं रहती हैं या नहीं, इसलिए आज उन्हें साथ नहीं लाया, लेकिन आप जब कहेंगी मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा। महापारा जिनजादी मुस्कुराई, ठीक है, तुम यहाँ मत आना। अगर हमारे रखवाले जिन्नात ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सरफराज ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया और तेजी से वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही अम्मा ने उसकी खौफजदा शक्ल देख ली। बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? सरफराज ने अम्मा को सब कुछ बता दिया।
सुनकर अम्मा घबरा गई। ये तूने क्या कर दिया? अगर वे जिन्नात तुझे कोई नुकसान पहुंचा देते तो अमानत होती, चाहे वह किसी इंसान की हो या फिर जिन्नात की। सरफराज ने कहा। अगली रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सरफराज ने देखा सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर उसकी आंखों से सरफराज पहचान गया कि यह महापारा जिनजादी थी। क्या मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? महापारा जिनजादी ने मुस्कुरा कर पूछा। सरफराज हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से अंदर आने का इशारा कर दिया। महापारा जिनजादी ने घर के हर कोने को गौर से देखा। सरफराज संदूक से जेवरात निकाल लाया और महापारा जिनजादी को सौंप दिया। वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई। यह मेरे लिए बहुत खास है, उसने कहा। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो चीज पसंद आ जाए उसे हासिल करना मेरी आदत है। जैसे ही उसने जेवरात अपने हाथ में लिए, वह अचानक गायब हो गई। सरफराज ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद रात के 1 बजे सरफराज एक सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। तभी उसे फिर वही खनकती हुई हंसी सुनाई दी। उसने घबरा कर पीछे देखा तो वो तीनों जिनजादियां फिर उसके सामने खड़ी थीं। एक जिनजादी ने मुस्कुरा कर पूछा, रिक्शे वाले, हमें हवेली तक छोड़ दोगे? सरफराज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही दूसरी जिनजादी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देख तो यह कितना डरा हुआ है, अभी तो हमने अपना असली रूप भी नहीं दिखाया। तीसरी जिनजादी महापारा आगे बढ़कर बोली, रिक्शे वाले, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। मैंने आज तक किसी इंसान को इस नजर से नहीं देखा। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। सरफराज सन्न रह गया। दूसरी जिनजादी ने कहा, महापारा से दोस्ती कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एक अजीब कशमकश में फंस चुका था। उसे इनकार भी नहीं करना था, मगर हाँ भी नहीं कह सकता था। अगर उसने उसके साथ दोस्ती कबूल कर ली तो जिनजादियां हर वक्त उसके सामने आती रहेंगी। महापारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां कम करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। सरफराज के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, उसे कोई फैसला लेना ही था। उस जिनजादी की बात ने उसे हैरत में डाल दिया था, लेकिन फिर उसने अपने दिल की रजामंदी के साथ दोस्ती के लिए हामी भर ली। वह चंद दिनों तक उसके घर में रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने घर वालों से कोई बहाना बनाना होगा। वो उसके रिक्शे में बैठकर पूरी दुनिया देखना चाहती थी। अब वह दोनों जिनजादी चली गई थी, लेकिन महापारा उसके साथ उसके घर जा रही थी। वह खौफजदा था कि कहीं उसकी अम्मा इस लड़की को देखकर घबरा न जाए, लेकिन वो अम्मा को यह हकीकत नहीं बताने वाला था कि महापारा इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। रात के आधे पहर जब वह अपने घर पहुंचा तो अम्मा ने ही दरवाजा खोला। उन्हें अपने बेटे के साथ एक लड़की खड़ी देखकर हैरानी हुई। जब अम्मा ने पूछा तो उसने झूठ बना दिया। और फिर जब महापारा जिनजादी उसके साथ में उसके घर में आ जाती है और फिर उसके साथ में वह रहने लगती है। दोस्तों, इसी तरीके से जो सरफराज होता है, दोनों लोग साथ में रहने लगते हैं और कुछ दिन के बाद जब उसकी गरीबी को देखकर जो महापारा जिनजादी होती है इसकी परेशानियों को दूर करना चाहती थी, तो दोस्तों जो सरफराज का हुलिया जो गरीबी होती है इसको धीरे धीरे वह गरीबी दूर करने लगती है और इस तरीके से जो सरफराज होता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। और साथ में जिनजादी और सरफराज जो और उसकी माँ होती है, ये सभी लोग अपने घर में रहने लगते हैं। सरफराज का घर जो होता है वह महलों में बदल जाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसी तरह से इस्लामिक कहानियों को सुनने के लिए इरफान नूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।